ये जो पूरा आई थिंक सीटीसी का भी जो लाइक चल रहा है, लाइक सीटीसी इज नॉट अ लीगल टर्म. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू ऋषभ ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर एंड उन्होंने भी एक बताया था कि वीडियो में भी बताया था कि सीटीसी इज लाइक नॉट अ लीगल टर्म एंड बेसिक वेज, ग्रॉस वेज, ये सब लीगल टर्म्स होते हैं. तो कंपनीज क्या करती है कि सीटीसी में सब डाल दिया, लाइक जो भी है, लाइक ग्रेचुटी हो गया, कोई भी अलाउंस हो गया, तो ये सब ऐड कर देते. एंड वो लोग बता रहे थे कि ग्रेचुटी तो जैसे अगर 30,000 पर मंथ है तो उसमें से ही काट देंगे ग्रेचुटी. एंड अगर किसी ने 2-3 साल के पहले छोड़ दिया, मतलब 5 साल के अंदर किसी ने छोड़ दिया, तो वो ग्रेचुटी तो काट दी, लाइक भले ही वो ग्रेचुटी उसको मतलब मिलने नहीं वाली थी. तो ऐसे कोई और मतलब या तो स्कैम्स या तो कोई और ऐसी चीजें हो रही है गलत एम्प्लॉयज के साथ आपके हिसाब से, विच दे शुड बी अवेयर व्हाइल लाइक साइनिंग द ऑफर लेटर? दे शुड डेफिनेट. मुझे ना ऐसा लगता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं अपन ऑलरेडी बहुत नर्वस होते हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि वी आर वेरी काम एंड चिल एंड वी आर नॉट दैट डेस्परेट और सब कुछ समझ में आ रहा है हमको. तो बहुत बार फाइनर चीजें हम नहीं पूछते. तो वन थिंग इज आस्क क्वेश्चंस. बी यू कैन अफोर्ड टू बी डम. तुम पूछ सकते हो कि ये जो सीटीसी, कैन यू गिव मी अ ब्रेक थ्रू. The HR also understand. I'm talking about the good ones. मतलब have the benefit of doubt कि सामने वाला इंसान भी सही ही है. तो तुम उनसे पूछ सकते हो कि सीटीसी का ब्रेक थ्रू क्या है. मैंने बहुत सारे कॉलेज के ब्रोशर्स में देखा है एकदम हाइपर इन्फ्लेशन की 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, 4 लाख पर एनम मिल रहा है. बट इट्स इतना ज्यादा इन्फ्लेटेड होता है. कितनी सारी कंपनीज हो जो पर सीट रेंट पे करती है ना, उसको भी एम्प्लॉय कॉस्ट पे जोड़ देती है, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू बिकॉज डायरेक्टली इसको बेनिफिट. तो आपका इंटरनेट कॉस्ट क्या आ रहा है, अगर आप कोई ट्रिप पे लेके जा रहे हो, ऑल ऑफ दैट हाउ डज दैट add to your CTC. तो CTC वाला इन्फ्लेशन तो होता है. तो ask for things how it's happening. Regarding at a stretch कितने hours of working होते हैं वो आप पूछ सकते हो. अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो इसका रेप्रिमांड क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इस महीने गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो क्या नेक्स्ट महीने तो मुझे 12 घंटे बुला सकते हो कि नहीं, क्या तो मेरी सैलरी विद होल्ड कर सकते हो कि नहीं, हाउ मच कंपोनेंट ऑफ माई सैलरी कैन बी डिडक्टेड. ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो. ऑल द वर्स्ट केस सिनेरियोज यू शुड आस्क ऑन योर फर्स्ट डे. तो ठीक है, तो आई थिंक मोटर व्हीकल्स के केस में या तो रोड के केस में अगर सपोज कोई कॉप आपको पकड़ता है, सो जैसे मुंबई में भी मैं जैसे बता रहा था, कोई ना कोई कभी ना कभी कॉप्स पकड़ लेते हैं, तो क्या लाइक क्या राइट्स होते हैं, तो क्या लॉज हमको ध्यान में होने चाहिए कि सो दैट वी आर ऑल्सो अवेयर कि कुछ गलत नहीं हो रहा है हमारे साथ? ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल एक तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को भी देने का, खुद पे थोड़ा सा डाउट भी रखने का, एक्सेसिव नहीं. तो अगर आप पे कोई फाइन कट रहा है, ऑलवेज आस्क फॉर अ चलान कि क्या रीजन हुआ, कितना हुआ. अगर तुम फाइन दे रहे हो, कलेक्ट अ चलान एंड यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन द अथॉरिटी कि ये क्यों हुआ या क्यों नहीं हो गया. इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं. जैसे मैंने बहुत ज्यादा देखा, पिक्चर्स में ही देखा है, वैसे रियल लाइफ में तो नहीं देखा है, कि रोकते वक्त ना आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं. तो ये ना रिस्ट्रेनिंग समवन हो जाता है, विच इज अगेंस्ट अ फंडामेंटल राइट. तो आप कभी भी ना किसी को किसी कमरे में रोक नहीं सकते हो या फिर उसका मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो. दैट गोज अगेंस्ट. तो जैसे अगर मैंने किसी को बुलाया और किसी रूम में जहां पे कोई विंडो वगैरह नहीं है और मैं बाहर से लॉक कर लूं, दैट इज अ क्राइम, दैट इज एन ऑफेंस. तो वैसे गाड़ी से चाबी निकाल लेना और उसको वहीं ऑब्स्ट्रक्ट, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के तो नहीं जाने वाला है, तो ट्रैफिक पुलिसमैन ये नहीं कर सकते. इसका सिर्फ एक्सेप्शन है कि इफ यू हैव द टेंडेंसी कि तुमने कुछ ऐसा ड्रंक ड्राइव कर रहे हो या फिर रैशली ड्राइव कर रहे हो या तुम पब्लिक एट लार्ज के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हो, तब वो ऐसा कर सकते हैं. नॉर्मली अगर आपको साइड में रखो क्योंकि तुमने हेलमेट नहीं पहना या कुछ नहीं किया है एंड और आप नॉर्मल स्पीड स्लो कर ही रहे हो, तो फिर वो ये नहीं कर सकते. बहुत सारे लोग भगाने की कोशिश करते हैं, देन दे कैन स्टॉप यू, बट ये नहीं कर सकते. तो सीजर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर चाबी निकालने वाली चीज नहीं कर सकते. ट्रैफिक वाले ये हो गए. देन अ पुलिसमैन कैन नॉट फाइन यू फॉर चलान, ओनली अ ट्रैफिक पुलिस कैन फाइन यू फॉर. मतलब तो पुलिस वाला आपसे चलान नहीं कटवा सकता ट्रैफिक. दे आर 2 डिफरेंट एरियाज. ओके. तो ट्रैफिक वाला ट्रैफिक मैनेज करता है, पुलिस वाला ट्रैफिक नहीं मैनेज करता. पुलिस वाला नहीं आस्क कर सकता कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या है क्या नहीं है. ट्रैफिक वाला हैंडल्स ट्रैफिक. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी होता है कि इफ द ट्रैफिक इज नॉट वर्किंग या फिर बहुत हेवायर्ड हो गया है, तो कभी कभी पुलिस से भी लोग आ जाते हैं चीजें हैंडल करने के लिए. तो ट्रैफिक वाले ही चालान वाली चीजें से. अगर आपका लाइसेंस कोई ले लेता है तो आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो क्वेश्चन करने के लिए कि इसे क्यों लिया गया. इफ यू आर नॉट ड्रंक, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग रैशली, तो आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास भी जा सकते हो क्वेश्चन करने के लिए. बट जनरल गेट अब तो चलान वाली सिस्टम भी बहुत सारी चीजें बेटर हो गई. वो वीएसी के थ्रू ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं, तो यू गेट रीजंस. एंड इफ यू थिंक कि मैं तो वहां पे नहीं था, यू कैन क्वेश्चन इट एंड यू विल गेट अ रिफंड. जनरल कॉप्स के बारे में अगर एडवाइजरी बोलो तो आस्क फॉर अ वारंट, आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आप क्यों आ रहे हो, क्या चीज है, आस्क देम टू एक्सप्लेन इट. फॉर वुमेन तो इट्स और बेटर. फॉर एग्जाम्पल वुमेन को अगर अरेस्ट करना है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर हैज टू बी प्रेजेंट. अगर उनको अरेस्ट करके जेल लेके जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में भी अब वुमेन पुलिस ऑफिसर हैज टू बी प्रेजेंट. सनसेट के बाद नहीं अरेस्ट कर सकते, सनराइज के पहले नहीं अरेस्ट कर सकते, डज नॉट हैव टू बी डार्क.
सो ऑल ऑफ दोज राइट्स आर अवेलेबल. आस्क, सिंपल रूल इज आस्क कि क्यों रहे हो करके. और कब ऐसे होता है कि जैसे कौन से केसेस में द पुलिस ऑफिसर कैन इमीडिएटली लाइक अरेस्ट द पर्सन, कौन से केसेस में कि अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो कैसे होता है, एंड देन कब उसको जेल में डाल सकते हैं, कब नहीं डाल सकते? ठीक है, तो 3 थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स है बट सिंपल मतलब है उसका. एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है बेलेबल, एक होता है कंपाउंडेबल. ये 3 टर्म्स होते हैं. कॉग्निजेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो सब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2-3 ऑफेंसेस बोलूं, तुम मुझे बताना तुमको क्या फीलिंग आ रही है. रेप, मर्डर, किडनैपिंग, तो ये तो एक सीरियस क्राइम्स भी हो गए और बहुत अर्जेंट भी हो गए. मतलब अगर तुमने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि ऑफेंडर फरार हो जाए, सबूत मिट जाए. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसको ले सकते हो. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस और अर्जेंट मैटर में होता है. तो रेप के केसेस हो गए ये सारी, तो आप सर्च कीजिए, जो भी सारी चीजें आप अप्लाई कर लेते हो क्राइम को रोकने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए. दूसरा हो गया, तो जो ऑफेंस फिर हो गया दूसरा कंपाउंडेबल. तो कभी कभी लेस सीरियस नेचर के जो क्राइम्स होते हैं ना, उसमें आपस में बात करके समझौता कर लेते हैं कि यार ये हो गया, इसको थोड़ा कर लेते, नहीं 1 करोड़ नहीं मैं इसको 50 लाख देते, तो आपस में थोड़ा नेगोशिएशन अलाउड होता है. पर सीरियस ऑफेंसेस में, जैसे रेप के केसेस में आप नहीं कि 10 साल नहीं, तो जैसे आपने सुना होगा पैथेटिक जजमेंट्स आते हैं कि रेप हुआ तो उससे शादी कर लो. दैट इज कंपाउंडिंग इट, कि जेल ना भेज के ये कर लो, माफी मांग लो और तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी. तो सीरियस नेचर ऑफ क्राइम्स में आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस नहीं कर सकते हो. अगर ये बोला गया कि 14 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, कुछ भी बात करके मैं आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू गिव कंसेंट, क्योंकि जो क्राइम है ना वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है. स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल लॉ एंड ऑर्डर. तो सीरियस ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता. आपने सुने ऐसे कोई जजमेंट जिसमें रेप में ऑफेंडर से शादी करने आते हैं? हाई कोर्ट के जजमेंट्स पे आते हैं. यस, ये बोला जाए राखी बांध लो, ये सारी चीजें भी आती है ताकि जेल ना हो, ऐसा. फिर थर्ड इज बेलेबल. तो बेलेबल भी सीरियस और ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा सीरियस नेचर ऑफ क्राइम हो तो उसमें आपको बेल नहीं मिलती. तो 3 नेचर होते हैं, कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड कंपाउंडेबल. तो बहुत सीरियस नेचर का कोई क्राइम हो तो वो कॉग्निजेबल होगा, मतलब बिना वारंट की भी मैं आपको अरेस्ट कर सकती हूँ. फिर वो बेलेबल नहीं होगा अगर बहुत सीरियस हुआ, और वो कंपाउंडेबल भी नहीं होगा. और वही अगर लेस सीरियस हुआ तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. बेलेबल के एग्जांपल्स क्या हो गए? बेलेबल ऑफेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेप वाली चीज हुई, या फिर ये रेप, मर्डर, ये बहुत सीरियस या अर्जेंट नेचर के, जब तुमको लगे कि बट अपराधी, ये तो कॉग्निजेबल हो गए ना, ये तीनों एक साथ ही अपन देखते हैं. तो ये 3 डेफिनेशन आती है. ये जरूरी नहीं कि हर वो क्राइम जो कॉग्निजेबल होगा वो बेलेबल का वैसा नहीं होगा. बट हम जनरल आइडिया ले रहे हैं कि अपन सीरियस और अर्जेंट नेचर के क्राइम्स दे रहे हैं, और ऐसा ना कोई लिस्ट नहीं है कि ये वाला क्राइम सीरियस है, ये अपन जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं. तो अगर हमको लग रहा है कि कोई ड्रग्स का केस हुआ, नार्कोटिक्स का कुछ हुआ, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ और वो फरार हो सकता है, दूसरी कंट्री जा सकता है, तो आप उसको फिर अरेस्ट कर सकते हो, उसको ये सारी चीजें कर सकते हो. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम मेन आ जाता है कि क्या वो फरार हो सकता है, या फिर क्या एविडेंस हट सकता है, या फिर विक्टिम को और नुकसान हो सकता है कि नहीं. तो हम उसके हिसाब से एक्शंस ले सकते हैं. और जो बेलेबल ऑफेंस है तो उसके केस में बेसिकली लाइक बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ये जो 2 टर्म्स है, तो क्या होता है, लाइक जैसे जेल में चला गया तो वो मतलब उनको बेल मिल सकती है, इज दैट द रिलेशन देयर? तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया हो जाता है. तो पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ये बताने के लिए कि इन सारी चीजों के लिए लिया जा रहा है. एंड आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं, द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स नॉर्मली कि हाँ बेल दे देनी चाहिए. एंड द पुलिस मेक्स अ केस कि नहीं, अगर ये बाहर गया ना तो फिर ये एविडेंस टैम्परिंग कर लेगा, ये उसको धमका देगा कि तुम क्यों गए. या फिर अपन ने बहुत सारे केसेस में देखे वेयर जो विटनेसेस होते हैं, दे हैव बीन शॉट डेड क्योंकि वो बाहर निकल गया था. तो वो सारी चीजें रोकने के लिए बेल नहीं दिए जाते, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि अगर ये जेल के अंदर रहेगा ऑल द पावर्स विल बी कर्टेल्ड, तो उसके सारे कनेक्शंस काट दो. तो इसलिए बेलेबल एंड नॉन बेलेबल वैसे. समझ गया. सो नॉन बेलेबल इज लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट गिवन टू द पर्सन. तो क्या एग्जांपल्स हो, लाइक क्या ऑफेंस किया होगा तो उसको नॉन बेलेबल होगा? मेरे को सबसे ज्यादा तो ये रेप, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन. अभी जो अरविंद केजरीवाल का केस हुआ था, दैट वाज आल्सो अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, राइट? इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड ड्रैकोनियन लॉ इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. क्योंकि हम ये बोलते हैं कि देश के साथ इकोनॉमिक ऑफेंस करना इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट पॉलिसी चीज. तो अपने जितने भी चीजें चलती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो पीएमएलए में अप्लाई नहीं होती है. पीएमएलए में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है. पीएलएमए में आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है कि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था, और अगर मैं बाहर आ जाऊं तो भी मैं कोई चीज अफेक्ट नहीं कर पाऊंगा. तो फॉर पीएमएलए ना वो देखा जाता है कि अगर ये इंसान बाहर आ जाता है तो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे एविडेंस हटा सकते हैं, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ
इसलिए पीएमएलए में इनोसेंट अंटिल प्रूवन वाला गिल्टी वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता। PMLA इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी Money लॉन्ड्रिंग Laundering एक्ट, एंड उसमें बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग अगर किसी ने किया है, सो दैट इज लाइक अ तो इसमें क्राइम आपका काइंड ऑफ ईडी आ थिंग. जाता है। तो Okay. ईडी आप जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले होते हैं, इन सारी चीजों के लिए ईडी फंक्शन करता है। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सारे, सीबीआई हो गया, एनसीबी हो गए, ईडी हो गए, और ये तीनों इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप सीबीआई सुनोगे ना, तो आसपास आप ईडी भी सुन लोगे, आसपास आप एनसीबी कर सुन लोगे, क्योंकि द नेचर फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो वो हवाला स्कैम के थ्रू होगा या फिर फेमा के थ्रू होगा, इन सारी चीजों के थ्रू ही होता है। तो ये तीनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैंड इन हैंड साथ साथ में ही काम कर रही होती है। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में अपन देखा था, देन द सीबीआई केम फर्स्ट, देन फिर एनसीबी भी आ गई, फिर ईडी भी आ गई। तो ये प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जो प्राइम एकदम, तो सीआईडी भी होता है, सीबीआई भी होता है। डिफरेंस ये कि सीआईडी स्टेट में ऑपरेट करता है, सीबीआई नेशन वाइड भी करता है, पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की परमिशन से वो स्टेट में भी इंटरवीन कर सकता है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.